हेलो एवरीवन, बिना विशाल साइड वेलकम बैक टू चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग जानेंगे गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन का पार्ट नंबर 6 यानी कि लास्ट पार्ट होगा ग्रेविटेशन का। आपने देखा कि एक छोटे से चैप्टर ग्रेविटेशन को हमने कितना बेसिक लेवल तक पढ़ाया कि 6 पार्ट में मैंने पूरा वीडियो आपको दिया। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ छूटने वाली नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं जल्दी जल्दी में 1-2 पार्ट में वीडियो बना के आपको दे दूँ, नहीं, टाइम लगेगा लेकिन हर चीज़ आपको पढ़ाएंगे। क्योंकि अब तो यूपी पॉलिटेक्निक का डेट आ भी गया है कि यूपी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम कब होगा, 15 से 20 जून के। मैंने ये पहले ही बता दिया था आपको, ये आपको शायद याद होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जून में आपका एग्ज़ाम होगा और फरवरी के लास्ट में क्या होगा, फॉर्म आएगा। ये मैंने पहले बता दिया था, शायद आपको याद होगा। तो ठीक है सर, आपको कैसे पता था? पता हो जाती है भाई, हम वही काम करते हैं। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे ग्रेविटेशन का लास्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ जानने वाले हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट में बताऊंगा आपको, जितना आपको जानना है उतना मैं केपलर्स लॉ बता दूंगा। जैसे चैप्टर अभी खत्म हो गया फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, चलो केपलर्स लॉ। केपलर जो प्लैनेट्स हैं उनके मोशन को लेकर के कुछ लॉज दिए। ठीक है, केपलर्स जर्मन फिजिसिस्ट थे। ठीक है, जर्मन के रहने वाले थे, एक फिजिसिस्ट थे। इन्होंने प्लैनेट कैसे मूव करते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी किया था। केपलर ने सोलर सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी किया था। दिन भर टेलीस्कोप लेकर के वो क्या करते थे, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप जो भी चीज़ें क्या करते थे, ले करके दिन भर आकाश में देखा करते थे, सोलर सिस्टम को ऑब्जर्व किया करते थे। वही ऑब्जर्व करते 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 इन्होंने क्या किया, हाँ, बहुत अच्छा लॉ दे दिया। उसे ही बोलते हैं हम लोग केपलर्स लॉ। यानी कि प्लैनेट्स के मोशन को लेकर के, सोलर सिस्टम जितने ग्रह उपग्रह हैं सबको लेकर के इन्होंने बहुत अच्छा लॉ दिया, उन्हें हम कहते हैं केपलर्स लॉ। 3 लॉ दिए थे बेसिकली इनने। ठीक है, पहला लॉ था इनका, 3 लॉ दिए थे। ठीक है, तब एक एक चीज़ को हम लोग समझते हैं क्या लॉ था इनका। जो पहला लॉ था केपलर्स फर्स्ट लॉ, क्या था, केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट हिंदी में क्या कहते हैं भाई? केपलर्स फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कक्षाओं का नियम। हिंदी में कहते हैं, ऑर्बिट मतलब कक्षा, कक्षाओं के नियम। समझ में आ रहा है? क्या बताया इन्होंने? कक्षाओं के नियम। ये पहला लॉ था। अब लॉ का नाम क्या था? लॉ ऑफ ऑर्बिट या फिर कक्षाओं के नियम भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या था? अब केपलर्स लॉ जानने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें जाननी होंगी। क्या? जैसे आपने सर्कल पढ़ा होगा, ये जान जाओगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे सर्कल पढ़ा होगा आपने, तो एक सर्कल का एक सेंटर होता है और ये क्या होता है, सर्कल का रेडियस होता है। ये सर्कल के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और हमें फिगर पढ़ना है, एक और स्लिप पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट। सर्कल के बारे में तो आपने देख लिया कि सेंटर है और एक रेडियस है, लेकिन एक और हमें पढ़ना है इलिप्टिकल पाथ। किसके? ये तो हमारा सर्कल है यानी वृत्त है। अब पढ़ना हमने इलिप्टिकल पाथ या इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है। जरा इसके बारे में आप जान लेंगे तो मतलब कि आगे रूल समझने में आसानी होगी। ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट या फिर दीर्घ वृत्ताकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार। मैं अभी रूल नहीं समझा रहा हूँ केपलर का, केपलर का रूल बताऊंगा, उससे पहले कुछ चीज़ें आपको जानना जरूरी है। सर्किल तो आप जानते हैं, इलिप्टिकल पाथ यानी कि दीर्घ वृत्ताकार क्या होता है। ठीक है, जैसे सेंटर में एक सर्किल होता है उसी प्रकार इसमें 2 फोकस होता है, F1 F2। किसी को भी F1 F2 मान सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। जैसे सेंटर सर्किल के में एक सेंटर होता है उसी प्रकार इलिप्टिकल पाथ में, ऑर्बिट में क्या होता है, 2 फोकस होता है। इन्हें फोकाई भी कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ठीक है, ये क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। कौन सा? इलिप्टिकल पाथ है, दीर्घ वृत्ताकार पथ है। ठीक है, कक्षा है। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें एक रेडियस हुआ करता था, ठीक है, इसमें क्या होगा, ये तुम्हारा मेजर एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस। लिख लो, ये हमारा क्या है, माइनर एक्सिस। मैं ये क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि अभी आपको जब लॉ पढ़ाएंगे तो आपको सारी चीज़ यहाँ से रिलेट करना पड़ेगा। ये हमारा मेजर एक्सिस यानी बड़ा वाला अक्ष है ये, और ये छोटा वाला अक्ष है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे मेजर एक्सिस। ठीक है,
जैसे सेंटर सर्किल के एक सेंटर होता है, उसी प्रकार इसमें इलिप्टिकल पाथ में 2 फोकस होता है, F1 और F2। किसी का कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे एक रेडियस हुआ करता था, यहाँ पे क्या है 2 एक्सिस, मेजर एक्सिस, ये वाला मेजर एक्सिस हो गया और ये वाला माइनर एक्सिस हो गया। ठीक है, ये होता है आपका, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं A। दोनों का नाम क्या हो जाएगा, जो यह सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा, जो A होगा ये सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा, ये क्या होगा सेमी मेजर एक्सिस, B क्या होगा सेमी माइनर एक्सिस। आए समझ में। ये हमारा थोड़ा सा मैंने क्या बता दिया आपको, इलिप्टिकल पाथ, दीर्घ वृत्ताकार के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया, क्योंकि आगे चल के यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। केपलर लॉ पूरा इसी से रिलेटेड ही है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर फर्स्ट लॉ कहता क्या है, अब समझो। केपलर फर्स्ट लॉ, पहले मैं एक फिगर बनाता हूँ केपलर फर्स्ट लॉ के लिए, या फिर कहो तो मैं स्टेटमेंट भी लिख दूंगा जिन बच्चों को लिखना है। ठीक है, केपलर फर्स्ट लॉ कहता है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलिप्टिकल पाथ में सूर्य के चक्कर लगाते हैं। जितने भी इन्होंने केपलर फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, मान लेते हैं क्या ये हमारा प्लैनेट है, ये क्या है हमारा प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट होते हैं सन के चक्कर लगाते हैं, सन का इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं, और सन दोनों में से किसी एक फोकस पे क्या होगा प्रेजेंट होगा। मान लो क्या हमारा सन है। पहला रूल क्या कहता है, समझ में आ गया होगा कि जितने भी प्लैनेट, जितने भी ग्रह हैं क्या करते हैं, ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं इलिप्टिकल, ये कौन सा पाथ है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, जब सन दोनों में से किसी एक फोकस पे क्या हो प्रेजेंट हो। मान लो इस पे प्रेजेंट है और ये हमारा F2 है। आए समझ में। लिख सकते हैं क्या, इट स्टेट्स दैट, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, इट स्टेट्स दैट ऑल द प्लैनेट्स revolve around the sun in elliptical orbit in which sun is situated at one of the two foci, क्या समझ में आ रहा है। केपलर फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जितने भी प्लैनेट्स होंगे, जितने भी ग्रह होंगे, सन के चक्कर लगाएंगे, ठीक है, रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या है, कौन सा ऑर्बिट है, मैंने अभी बताया आपको इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी दीर्घ वृत्ताकार पाथ में क्या करेंगे, सारे ग्रह क्या करेंगे इसके चक्कर लगाएंगे, और सन क्या होगा दोनों में से किसी एक फोकस पे प्रेजेंट होगा। ये हमारा क्या है केपलर का पहला नियम है। सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई। चलो आगे बात करते हैं केपलर के सेकेंड लॉ में। केपलर का सेकेंड लॉ क्या कहता है, कोई दिक्कत आएगी कमेंट करके बताएंगे आप। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे पढ़ाने के बाद दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, 1% दिक्कत अगर आती है तो मेरा पढ़ाना बेकार है। ठीक है, क्योंकि लगभग मैं 2 साल से इस टीचिंग लाइन को खेल रहा हूँ, तो बच्चों को इतना प्यार मिलता है, बच्चों का इतना प्यार मिलता है, समझ में आता है उनको, कहीं से कोई डाउट नहीं रहता है। तो आपको करना क्या है, कोई भी दिक्कत आती है कमेंट करेंगे, शर्माना नहीं है, हम लोग को भी इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा। ठीक, चलिए, वैसे डाउट रहेगा नहीं, डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग केपलर सेकेंड लॉ पे। केपलर सेकेंड लॉ क्या कहता है, केपलर सेकेंड लॉ भी आसान है, क्योंकि मैंने आपको जब ये ऑर्बिट बता दिया ना, इलिप्टिकल पाथ मैंने बता दिया, दीर्घ वृत्ताकार पाथ बता दिए, कक्ष बता दिए, तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। दूसरा केपलर सेकेंड लॉ, केपलर सेकेंड लॉ, इसे लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, केपलर सेकेंड लॉ पे बात करते हैं, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। ये क्या कहता है, अब देखो इसका मैं स्टेटमेंट पहले लिख दूं क्या, चलो समझने की कोशिश करना। एक मैं बनाता हूँ इलिप्टिकल ऑर्बिट, एक मैं बनाता हूँ इलिप्टिकल ऑर्बिट। इसमें क्या कह रहा है, लिख लो पहले स्टेटमेंट लिख लो, ईच प्लैनेट
revolve around the sun, each planet revolve around the sun in such a way that the line joining from sun to the planet sweeps equal area in equal interval of time. हाँ, कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आया होगा, पता है, अभी मैंने सिर्फ स्टेटमेंट लिखा है, अब समझाते हैं। केपलर सेकेंड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। इसका मतलब बोल रहा है, ये तो हमें पता है कि जितने भी प्लैनेट से सन के अराउंड क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, सन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, किसमें, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सच ए वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन टू द प्लैनेट। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी, मान लेते हैं ये प्लैनेट है हमारा, ठीक है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और सन मान लो कि हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारा क्या है, सन है, ये हमारा F2 है और ये F1 है, किसी को भी F1 F2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन टू द प्लैनेट, ये मान लो प्लैनेट हमारे यहाँ पे है, तो जो यहाँ से लाइन ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक है, ये लाइन जो ज्वाइन हो रही है ये हमारा क्या है, प्लैनेट है। या फिर ऐसे समझो थोड़ा सा, कह रहे द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन टू द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या, वो समझो कि मान लो कि कोई प्लैनेट यहाँ पर है, ठीक है, मान लेते हैं कोई प्लैनेट यहाँ पे जुपिटर है, कौन है, जुपिटर है। 1 जनवरी को, 1 जन को मान लेते हैं, 1 जनवरी को यहाँ पर है, ठीक है, 30 जनवरी तक यहाँ पहुँच जाता है, बहुत अच्छे से समझना, 30 जनवरी की यानी कि 30th ऑफ जन, यानी 30 जनवरी तक यहाँ पहुँच जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी मिलाएंगे, तो देखो कितना एरिया कवर कर रहा है, ये इतना एरिया कवर कर रहा है, ये इतना एरिया कवर कर रहा है। कह रहा है द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन टू द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर 30 दिन में, अगर 1 महीना मैं नहीं बोलूँगा, 30 दिन बोलूँगा, 30 दिन में इतना एरिया कवर कर रहा है प्लैनेट, तो हम किसी भी अगले 30 दिन का देखेंगे तो इतना ही एरिया वो भी कवर करेगा। मान लेते हैं प्लैनेट जुपिटर चलते चलते यहाँ पे आ गया, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, 1 अगस्त है, क्या है, 1 अगस्त, और जाते जाते कहाँ तक पहुँच गया, ये 30 अगस्त। तो जो ये वाला एरिया होगा ना, जो ये वाला एरिया कवर किया, इस वाले एरिया का इक्वल होगा, इसको मान लेते हैं क्या, इसको A1 एरिया मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो होगा A1 = A2 होगा, यानी कि अगर 30 दिन में इतना एरिया कवर किया है प्लैनेट, तो अगले 30 दिन, किसी भी 30 दिन के इंटरवल में उतना ही एरिया कवर करेगा, यानी कि एरिया A1 = एरिया A2। यानी क्या कह रहा है, ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इन सच अ वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन टू द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल टाइम। यानी 30 दिन में जो एरिया कवर किया इतना किया, और किसी भी 30 दिन के इंटरवल में जो एरिया कवर किया इतना किया, यानी कि A1 = एरिया, यानी जो एरिया A1 होगा वही क्या होगा, एरिया A2 होगा, क्योंकि 30 दिन का अगर दोनों में गैप है तो, यानी स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमारा क्या है, ये सेकेंड लॉ है, क्योंकि देखो नाम से क्लियर लॉ ऑफ एरिया, यानी कि एरिया क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन टू द प्लैनेट, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एक चीज़ और पूछा था आपके एग्जाम में, क्या कि स्पीड कहाँ ग्रेटर होगा, जब मान लो प्लैनेट ऐसे जा रहा है, मान लो जुपिटर ही मान लिया हमने, ठीक है, तो ये जा रहा है, तो कहाँ पे इसकी स्पीड कम हुई, कहाँ पे इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, आपको बताना है। द स्पीड इज ग्रेटर व्हेन द प्लैनेट इज नियरर द सन, जब सन के नज़दीक होगा प्लैनेट तो स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी लिख लो द स्पीड इज ग्रेटर, ये लिख लेना अच्छे से, द स्पीड इज ग्रेटर, ये पूछा जाता है, द स्पीड इज ग्रेटर
व्हेन द प्लैनेट इज नियरर द सन, ठीक है, व्हेन प्लैनेट इज नियरर द सन, व्हेन प्लैनेट इज नियरर द सन, यानी कि जब प्लैनेट घूमते हुए ऐसे जाएगा, जब प्लैनेट सन के पास आएगा तो वहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी द स्पीड इज ग्रेटर व्हेन द प्लैनेट इज नियरर द सन एंड लेस व्हेन प्लैनेट इज फार्दर अवे। क्या होगा, स्पीड लेस होगा, जब क्या होगा, स्पीड लेस होगा, कब, जब प्लैनेट क्या हो, फार्दर हो, प्लैनेट क्या हो, फार्दर फ्रॉम द सन, यानी सन से दूर होगा प्लैनेट तो स्पीड कम होगा और सन के पास होगा तो स्पीड ज़्यादा होगा। ये हमारा रहा दूसरा लॉ, केप्लर्स का सेकेंड लॉ। कोई दिक्कत किसी को, आसान है, कुछ नहीं है इसमें। अब बात करेंगे हम लोग केप्लर्स थर्ड लॉ, और चैप्टर खत्म होने के बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। अभी जल्दी से पूरा कंसेप्ट हम लोग ख़त्म करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन तो पूरा करना ही करना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम यूपी की बात करें तो सबसे पहले जून में हो जाएगा, 15 जून से 20 जून तक, ठीक है। लेकिन IRT की बात करें तो जहाँ तक मुझे लगता है जुलाई से पहले नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बिहार की बात करें, बिहार पॉलिटेक्निक तो भी जुलाई में होगा, झारखंड पॉलिटेक्निक की बात करें तो भी जुलाई में ही होगा, तो इससे निश्चिंत रहो, यानी जून में ही आपके पास अभी बहुत अच्छा खासा टाइम है। कंसेप्ट को पूरा बढ़िया करो, क्वेश्चन खुद ही प्रैक्टिस करते रहो, कोई दिक्कत आ रही तो हमें बताओ, ठीक है। केप्लर्स थर्ड लॉ, केप्लर्स थर्ड लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पीरियड्स, लॉ ऑफ पीरियड्स बोलते हैं। केप्लर्स थर्ड लॉ क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पीरियड, यानी परिक्रमण कालों का नियम, हिंदी में बोलते हैं परिक्रमण कालों का नियम, परिक्रमण कालों का नियम। ये क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्योंकि इसका स्टेटमेंट से ही पूरा हम लोग लेसन निकालने वाले हैं। जब तक स्टेटमेंट आपका याद नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट याद कर लेना, मतलब कि क्वेश्चन में बताऊंगा आपको वही याद कर लेना है, और इससे आगे आपको नहीं पढ़ना, डेरिवेशन वगैरह इसका नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो क्या कहता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि इसका स्टेटमेंट अगर आप जान गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये कहता है इट स्टेट्स that the cube of the mean distance, the cube of the, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, the cube of the mean distance of a planet from the sun is directly proportional to the square of time, to the square of time it takes to move around the sun। यह है आपका केप्लर्स थर्ड लॉ। क्या कह रहा है, इट स्टेट्स दैट द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम सन, सन से प्लैनेट का जो क्यूब डिस्टेंस लेंगे, मीन डिस्टेंस है कितना है, क्यूब, यानी कि आर क्यूब, इसका स्टेटमेंट यही है, क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक्स, यानी टाइम पीरियड का स्क्वायर। यही क्या कहता है, यही आपका न्यूटन कह रहे हैं, न्यूटन बाबा कहाँ से आ गए, केप्लर बाबा है ना, केप्लर्स थर्ड लॉ यही कहता है, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन, यानी टाइम पीरियड भी कह सकते हैं। जो मीन डिस्टेंस का होगा क्यूब, यानी क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, यही हमारा केप्लर्स थर्ड लॉ कहता है। ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप लोग कॉपी में लिख लेंगे इसको, और यही वाला है। अच्छा, प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब बराबर कांस्टेंट
टी स्क्वायर। अब यहाँ पे कांस्टेंट निकालना है तो क्या करेंगे, r³/t²। है समझ में, ये हम लोग देख लेंगे। r क्या है, मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। r क्या है, मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट से सन के बीच में जो मीन डिस्टेंस है वही क्या है, r है। ठीक है, t क्या है, टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड सन। t क्या है, टाइम पीरियड है, यानी कितने समय में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है वही क्या टाइम पीरियड होता है। ये रहा आपका केपलर्स थर्ड लॉ। यानी केपलर के तीनों नियम हमने आपको बता दिए। कहीं से कोई दिक्कत आती है आप में बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन भी करेंगे और लाइव करेंगे क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेने का, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट कर ले रहे हैं तो क्वेश्चन तो हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि टाइम है हमारे पास भरपूर, और इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, आप घबरा जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, और इतना क्वेश्चन टेंशन में नहीं मतलब खुश हो जाओगे। चलिए आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले दिन अगले नए चैप्टर के साथ। ठीक है, बाकी के सब लोग लाइक करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी, कोताही नहीं करना है। चलिए, थैंक यू सो मच।